हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जो मेरे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। बेसिकली उनके लिए दे हैव अ वेरी लॉट ऑफ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन बेसिक्स इन बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, today we are going to discuss a very simple topic, that is the fundamental unit of life. Fundamental unit of life. The fundamental unit of life, that is cell. Before going into detail of this cell, in this video I would like to introduce some basic concept related with the cell. आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड पर सेल पढ़ा एंड आई होप कि आप लोग बेसिक थोड़ा बहुत सेल के बारे में जानते हो, राइट? तो बिफोर द सेल in the lower standard you discuss the organism, that is the basic terms unicellular and multicellular, right? लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़ते आए हो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि रेफर्स टू अ सिंगल सेल। सेलुलर लाइफ मीन्स दे हैव द सेल, राइट? तो बेसिक यूनिट बेसिकली क्या है, वो सेल आ गया। नाउ दी सेल एग्रीगेट टू फॉर्म अ टिश्यूज एंड परफॉर्म various functions, right? So aggregation will result in the multicellularity. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा टर्म है यूनिसेलुलर, जिसके अंदर एक सेल हो, मल्टी सेलुलर जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हो। ठीक है, जैसे यहाँ आप अमीबा का एग्जाम्पल आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है और यहाँ पर आप अपना अपना नाम लिख सकते हो, राइट? मल्टी सेलुलर हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म है जो आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक। अब थोड़ा सा हम सेल के बारे में डिस्कस करें तो सेल बेसिकली फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, राइट? फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, ये हमें रेफर कर रहा है कि भाई मैं बेसिक यूनिट हूं। आपकी जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो मुझसे हुई है, राइट? बेसिक है, आपका पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, मैं आपका स्ट्रक्चरल यूनिट हूं, राइट? आपके अंदर जितने फंक्शन हो रहे हैं वो मैं परफॉर्म कर रहा हूं। इसका मतलब सेल आपका बेसिक यूनिट हो गया, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया और फंक्शनल यूनिट हो गया, राइट? दैट मीन्स
whether the organism is unicellular, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो और मल्टी सेल्यूलर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो तब भी उसके अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, और अगर वो मल्टी सेलुलर हो तब भी उसके अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल सेल जो है वो आपके अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म करा सकता है, राइट। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, दैट मीन्स नाउ द सेल शो द डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे जैसे आपके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, आपका टेक्सचर जो आर्किटेक्चर है बॉडी का, जिसको हम बायो आर्किटेक्ट बोलते हैं, राइट, यानी लिविंग बॉडी का आर्किटेक्चर। आप देखते हो ना, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, वो बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स देते हैं। द सेम थिंग इज हैपन इन योर बॉडी, राइट। The God design your body that give your different shapes, right? Perform different functions. So जैसे जैसे तुम्हारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, वैसे वैसे सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर आता चला गया। वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बढ़ती चली गई, जिससे कि आप अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें। बट a single cell can perform all the functions, right? ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो सिंगल सेल ने वो फंक्शन लॉस्ट कर दिए, ऐसा नहीं होता, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तो सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देंगे, राइट। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो एक ही सेल सारे के सारे फंक्शंस वो ही परफॉर्म कराएगा, राइट। Here you can take the example of amoeba. Amoeba perform all the basic functions, like all the physiological functions. जो आप respire कर रहे हो, the same thing happened in amoeba. Amoeba also respire, right? But the mode is little bit changed. We respire through the diffusion process, right? So there is a difference, but still function or physiological functions are the same, okay? So हमने सेल को कहा कि भाई ये फंडामेंटल यूनिट है। क्यों है? क्योंकि ये बेसिक है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है। आपका पूरा बॉडी का टेक्सचर, आप जैसे बिल्डिंग बनाते हो ना, एक एक ब्रिक बन के वो बिल्डिंग बन रही है, द सेम थिंग्स हैपन। आपके अंदर सेल्स एग्रीगेट हो रहे हैं, तब जाके आप जो है एक एम्ब्रियो में डेवलप हुए। यानी आपकी जो जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो एक ही सेल से हुई है, दैट इज जाइगोट, ओके। योर जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, आपके अंदर सेल्स बढ़े, आपकी डिमांड बढ़ी, तो ऑब्वियसली आपके अंदर सेल्स बढ़ेंगे, क्योंकि आप वैरायटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ओके। आई होप दिस इज क्लियर कि फंडामेंटल क्या है, बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेल बायोलॉजी, और एक दूसरा टर्म दे रहा हूं मैं इसको, साइटोलॉजी। अब भाई साइंस है, साइंस में इतनी सारी ब्रांचेस हैं, अगर हम सब को एक ही साथ स्टडी करेंगे तो हम कैसे बाइफरकेट कर पाएंगे। सो साइंस में क्या है, बाइफरकेशन कर दिया गया। डिफरेंट डिफरेंट स्टडी जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में करेंगे। The same thing is here. We study the cell, its component, its function, done in a special branch that is called cell biology or cytology. So
It is the study of cell and its components. ठीक है, study of cell and its component, that is cell biology or cytology. Now come to the historical background of the cell. Right? The next thing is historical background. Historical background means various scientists involved in the discovery of the cell and its component. सबसे पहला नाम जो आता है इसमें, that is रॉबर्ट हुक, 1665. बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर कॉम्पिटिशंस, राइट. 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया है, डिस्कवर डेड सेल. देखो यहां एक चीज ध्यान रखना, जब आप कंपटीशन फाइट करते हो तो इन सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज मैटर करती है कि क्वेश्चन के अंदर वो डेड सेल डिस्कवरी पूछ रहा है या फिर लिविंग सेल डिस्कवरी पूछ रहा है, राइट. रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया है, दैट इज अ dead cell. Now this dead cell discovered from cork, right? This dead cell discovered from the cork. Now the question arises, what is the cork? So basically cork is the portion of bark. आप लोग जानते हो बार्क क्या है. जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर जो बाहर कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छाल, ठीक है. तो जो बार्क है उसकी स्लाइसेस कट करी इसने, थिन स्लाइसेस, और इन थिन स्लाइसेस को उसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा. देखने के बाद उसको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं, such type of compartments, right? And these compartments resemble to the honeycomb like structure. जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, राइट, हनीकॉम. तो उससे उसने कंपेयर किया इसको, राइट. इसको हम बोलेंगे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. ये हमारे सेल हैं, बेसिकली सेल, और रॉबर्ट हुक ने इनको कंपेयर किया हनी कॉम, ठीक है. तो उसने थिन स्लाइसेस कट करी, स्लाइसेस, राइट, और इन थिन स्लाइसेस को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व किया, देन ही फाइंड दैट something like the comb of the honey
बी। तो उसने इसको बोला honeycomb like structures and these are called cells, right? This entire discovery published by Robert Hooke in his book that is entitled Micrographia, याद रखेंगे, ठीक है? कौन सी बुक है? माइक्रोग्राफिया। ये सब कुछ जो कुछ भी उसने देखा, कट करा, स्लाइसेस की, दिस इज ऑल एक्सप्लेन्ड इन माइक्रोग्राफिया बुक। ओके, रॉबर्ट हुक 1665, डेट याद रखेंगे, डिस्कवर्ड डेड सेल, नॉट अ लिविंग सेल, डेड सेल्स। कहां से डिस्कवर करी? कॉर्क से। कॉर्क क्या है? बार का पोर्शन होता है प्लांट का। उसने इस कॉर्क को थिन स्लाइसेस में कट किया। कट करने के बाद सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, एंड ऑब्जर्व में उसने देखा कि ये जो थे सेल्स, दे रिजेंबल विद द हनी कॉम, राइट? दिस इंटायर सिनेरियो explained Robert Hooke in his book Micrographia. Okay? Clear? Now the second scientist, is A.V. Leeuwenhoek, Antony van Leeuwenhoek, 1674. Antony van Leeuwenhoek, very important name in the discovery of the cell. He discovered living cell, and that living cell is bacteria. Very important, right? He discovered the living cell, that living cell is bacteria. अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने मटेरियल लिया कॉर्क, हियर द मटेरियल इज स्कम और टार्टर। स्कम और टार्टर, स्कम और टार्टर जो है, अगर मॉर्निंग में आप अपने टूथ को देखो तो टूथ के ऊपर एक येलो कलर की लाइनिंग होती है। दैट येलो सब्सटेंस इज कॉल्ड स्कम और टार्टर। इट इज अ फुल ऑफ माइक्रोब्स, इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि जब तक आप ब्रश ना कर लें तब तक कुछ भी ना खाएं, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग योर माउथ इज फुल ऑफ microbes. Okay, so Antony van Leeuwenhoek in 1674 discovered the living cell, and that living cell is bacteria, and the material from which they discovered the living cell, that is scum or tartar. Okay, now the third scientist in the discovery is Robert Brown. Robert Brown, 1833. Robert Brown discovered darkly
stained body in the cell, and he called it nucleus, right? So Robert Brown discovered darkly stained body, and that is nucleus. Is a very important cell organelle because it contains the genetic material, right? So this genetic material transform the parental characters to the offspring. That means they are the heredity units, right? So genetic material either in the form of the DNA or the RNA. So this is the heredity material which is present in the nucleus, and basically this nucleus control all the activities of the cell. So commonly called the engineer of the cell. Okay, so I hope Anthony van Leeuwenhoek is clear, Robert Brown is clear to you. Now the next is Purkinje. Purkinje in 1839 observed a colloidal material in the cell, right? And that colloidal material is nothing that is protoplasm, a very important component of the cell, that is protoplasm. Later on, a very important scientist, Huxley, called protoplasm as the physical basis of life. A very important line. Huxley called the protoplasm is the physical basis of life. Why it is called physical basis of life? The answer is protoplasm constitute the cytoplasm and the cell organelle, right? So protoplasm constitute the cytoplasm and all the cell organelle. अब देखिए साइटोप्लाज्म है प्लस सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है दैट मीन्स दे कंट्रोल ऑल द फंक्शंस, राइट? अगर सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है सेल के अंदर तो उसका एग्जिस्टेंस क्या है? ठीक है, पहली बात। दूसरा इज साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म जो है वो मेन साइट है जिसमें कि डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्शंस हो रहे हैं, राइट? इसका मतलब डिफरेंट एंजाइम्स वहाँ पर हैं जिससे कि आपके अंदर डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल नहीं है तो सेल क्या हो गया? डेड। ठीक है, दैट इज व्हाई हक्सले कंसीडर्ड प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। एक टर्म मैंने यहाँ और यूज किया है, कोलॉइडल मटेरियल। देखिए
जब आप सॉल्यूशन पढ़ते हो तो सॉल्यूशन आपने होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में आप पढ़ते हो कि दैट इज द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉल्यूट्स, राइट। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूट्स ऑफ द डिफरेंट साइज, तो डेफिनेटली वो क्या हो गया, एक कॉलॉइडल मिक्सचर हो गया। क्योंकि जब साइटोप्लाज्म ले रहे हैं और साइटोप्लाज्म में आप ये देख रहे हो कि अलग अलग सेल ऑर्गेनेल भी हैं उसमें, तो वो क्या हो गया, एक कॉलॉइडल मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। एंड दैट कॉलॉइडल मटेरियल पुरकिंजे कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उसी कॉलॉइडल मटेरियल को हक्सले ने और डिफाइन किया है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ओके, clear to you? Fine. Now the next thing is, this is all about the historical background of the cell, ठीक है। Now come to the next very interesting topic and very important also for your academic point of view, that is cell थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सेल थ्योरी। नाउ दिस सेल थ्योरी individually proposed by two different scientists. One is M.J. Sliden, (1838) और T. Swan, 1839, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट अभी लाइन बोली है, सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट इंडिविजुअली, राइट। दोनों ने अलग अलग सेल थ्योरी प्रपोज की है। देखिए स्लाइडेन जो था वो बॉटनिस्ट था, इसका मतलब ये प्लांट की स्टडी कर रहा था, जबकि जो स्वान था वो जोलॉजिस्ट था, ये एनिमल की स्टडी कर रहा था। तो स्वान ने एनिमल पे सेल थ्योरी प्रपोज की थी, फिर और स्लाइडेन ने प्लांट्स के ऊपर सेल थ्योरी प्रपोज की, बट दोनों के पॉस्टुलेशन सेम थे, राइट। दोनों के पॉस्टुलेशन सेम थे, जो दोनों ने बात कही, दोनों के जो पॉइंट्स थे, राइट, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सो लेटर ऑन दोनों के पॉस्टुलेशंस क्यूमुलेटिव करके जो सेल थ्योरी दोनों ने प्रपोज की, उसमें इन्होंने कहा द सेल इज द fundamental unit of life, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, राइट। इन्हीं के पॉइंट्सों को हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, structural unit of life, it is the functional unit of life, functional unit of life, ठीक है। तो दोनों पॉइंट इन्होंने इंक्लूड कर दिए इसमें। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ as well as the functional unit of life. Okay, cell is the fundamental unit of life and structural unit of life
as well as the functional unit of life. Okay, so it is very simple, right? Cell theory proposed by two different scientists, M.J. Sliden 1838 botanist था, right? Those individual study the plants, that is botanist. और जो टी स्वान था 1839, he was a zoologist, right? So he proposed the cell theory on the animals, while Sliden proposed the cell theory on the plants individually. इसीलिए मैंने टर्म यूज किया इंडिविजुअली, बट दोनों के जो पॉस्टुलेशंस थे, दोनों के जो पॉइंट्स थे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, इसलिए दोनों को कंबाइन कर दिया गया और उसके बाद इन दोनों ने कंबाइन होकर बोला द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी जो सेल थ्योरी थी उसको एक्सपेंड किया है, मतलब और थोड़ा सा आगे लेके गए हैं, राइट? फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, फर्दर explained by Rudolf Virchow. नाम याद रखेंगे, रुडोल्फ वर्चाव, ठीक है? रुडोल्फ वर्चाव साहब जो थे वो एक पैथोलॉजिस्ट थे. क्या थे? पैथोलॉजिस्ट. ठीक है? पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? दोज स्टडी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. देखिए, माइक्रोब्स जो हैं वो सारे डिजीज कॉज नहीं करते, ये ध्यान रखना. जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ वो माइक्रोब सर्च आउट करते हैं, स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं जो कि आपके अंदर डिजीज कर रहे हैं, राइट? उनको आप कहोगे पैथोलॉजिस्ट. जितने भी पैथोलॉजिकल लैब होती हैं जो उनके अंदर वर्कआउट करते हैं, राइट? जो आपके डिफरेंट ब्लड सैंपल्स हैं, यूरिन सैंपल हैं, इनको जब टेस्ट करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? पैथोलॉजिस्ट. ठीक है? सो रुडोल्फ वर्चाव बाय प्रोफेशन जो थे वो थे पैथोलॉजिस्ट. इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, मैं इन्वर्टेड कॉमा में ले रहा हूं, omnis cellula is cellula. ठीक है? इसका मतलब ये है all cells arises from pre-existing cells. याद रहना चाहिए आपको, दिस इज इम्पॉर्टेंट लाइन. omnis cellula is cellula, राइट? रुडोल्फ वर्चाव ने बोला कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होती रहती हैं, राइट? वही मल्टीप्लाई करते हैं एंड दे गिव राइज टू अ वेराइटी ऑफ द सेल्स. ठीक है? इनको हम बोलेंगे omnis cellula a cellula. सो सेल थ्योरी जो कि स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रपोज की, उसको फर्दर एक्सप्लेन्ड किया या एक्सपेंड किया, दोनों टर्म याद रखना, एक्सप्लेन्ड या एक्सपेंड, राइट?
by the Rudolf Virchow. Rudolf Virchow by profession he was a pathologist. Pathologist कौन है? जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स स्टडी करते हैं. ठीक है, उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, दैट इज omnicellular acellular. मतलब क्या हुआ? All the cells arises from the pre-existing cells. Okay, this is clear. Now one thing is remain regarding the cell theory, that is exception. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेप्शन. अब देखिए, एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म, राइट, जो कि सेल थ्योरी फॉलो अप नहीं करेंगे, राइट, वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेल थ्योरी फॉलो नहीं करते. यानी हमने अभी तक क्या कहा? हमने ये कहा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब मैं जो एग्जाम्पल यहाँ देने जा रहा हूँ एक्सेप्शन का, वो ये सारे करेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करता, राइट. हियर वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ वायरस, राइट. वायरस हर तरफ फैला हुआ है इस समय कोविड-19 की फॉर्म में, राइट, सबको डरा रखा है. सो थोड़ी सी बात कर लेते हैं वायरस पे. वायरसेस बेसिकली हम इनको कंसीडर करते हैं कनेक्टिंग लिंक between living and non-living. अब देखिए, आपका यहाँ जो एक्सेप्शन था, एक्सप्लेनेशन यहाँ आ गया. हम ये कह रहे हैं वायरसेस जो हैं वो कनेक्टिंग लिंक है. किसके बीच में है भाई कनेक्टिंग लिंक? लिविंग और नॉन लिविंग. दैट मीन्स कोविड-19 जब तक आपकी बॉडी से बाहर है, वायरस ही तो है, जब तक आपकी बॉडी से बाहर है तब तक आपको कोविड-19 का एक्टिवेशन नहीं होता है. दैट मीन आउटसाइड द बॉडी दैट वायरस इज अ नॉन लिविंग पार्टिकल. पड़ा हुआ है, अगर आप उठा के लेके आते हैं देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर इंसिडेंट्स, राइट. वंस दैट वायरस एंटर इन योर बॉडी, नाउ काम हो गया. वंस दिस वायरस एंटर इनटू योर बॉडी देन इट गेट एक्टिवेट. नाउ दे यूज योर बॉडी सेल्स एंड मल्टीप्लाई. दैट इज व्हाई they are the connecting link. Inside your body they act as a living particle, outside the body they act as a non-living particle, right. So that means हमारी सेल थ्योरी ये कह रही है कि सेल आपकी बॉडी के अंदर है या बाहर है, सेल तो फंक्शन कर रहा है अगर उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, राइट. दैट इज व्हाई वायरस is the exception of the cell theory. Okay, is it clear? I hope जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल का, इस लेक्चर के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. अगर इसके बावजूद यहाँ तक कोई भी डिफिकल्टी आपको फील होती है, देन यू कैन मेंशन इन माय comment box. I will certainly or definitely satisfy your queries. Okay, thank you very much.